नमस्कार, मैं अनुभव मिश्रा कासमोर डिफेंस अकेडमी से। मध्यकालीन भारत के इतिहास में महमूद गजनवी का अंतिम बिंदु देखते हैं। फरिश्ता जो था, ध्यान दीजिएगा, फरिश्ता जो था उसकी रचनाएं थी तारीख है फरिश्ता, दूसरा था गुलशन है इब्राहिम। ये जो फरिश्ता था, फरिश्ता महमूद गजनवी के दरबारी विद्वान नहीं थे, इन्होंने अलग से ये लिखा है। कुछ महमूद गजनवी के महत्वपूर्ण कार्य देखते हैं। महमूद गजनवी के महत्वपूर्ण कार्य, ये प्रथम शासक था जिसने मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए थे, और इन चांदी के सिक्कों का वजन जो था 3 ग्राम था। ठीक है, 3 ग्राम था। इसके जो महमूद गजनवी की जो मृत्यु हुई है 30 अप्रैल 1030 ईस्वी में गजनी में हुई थी, जो अफगानिस्तान के पास है गजनवी। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं मोहम्मद गौरी कौन था उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद गौरी ये गौर साम्राज्य का शासक था। मोहम्मद गौरी था, ये गौर साम्राज्य का शासक था। इसने गौर साम्राज्य की स्थापना की थी, नींव डाली थी। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम देखते हैं। मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। ध्यान दीजिएगा, इनको मुइजुद्दीन गौरी भी कहते हैं। ठीक है, मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी भी कहते हैं। इन्होंने गौर साम्राज्य जो था, ध्यान दीजिए, अब यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। गौर साम्राज्य का विस्तार किया, इन्होंने नींव रखी। देखिए इनका उद्देश्य क्या था मोहम्मद गौरी का उद्देश्य था समाज मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करना और पैसे कमाना। इन्होंने सर्वप्रथम मुल्तान पर 1175 ईस्वी में आक्रमण किया। मुल्तान पर कब किया? मुल्तान पर 1175 ईस्वी में आक्रमण किया। उसके बाद उन्होंने गुजरात पर 1178 ईस्वी में आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में। इसी तरीके से क्रमानुसार 1170 हो गया, 1179 हो गया, फिर 80 हो गया, फिर 81 हो गया। इन्होंने 1181 में, 1179 में, ध्यान दीजिए आप लोग, 1179 में लाहौर पे किया, पेशावर में किया था, फिर लाहौर में किया। क्रमशः देखिए, जो क्रमशः 1179 में इन्होंने कहाँ किया था? पेशावर में। और 81 में 1181 में कब किया? लाहौर में आक्रमण किया था, लाहौर में। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्रमशः ये आक्रमण किए हैं। फिर धीरे धीरे ये 1189 में भटिंडा पर इन्होंने अधिकार कर लिया। कह सकते हैं भटिंडा को इन्होंने 1189 में भटिंडा को अपने अधिकार में ले लिया। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इन्होंने भटिंडा को अपने अधिकार में ले लिया। गौरी का यह प्रयास लगभग सिंध के सारे साम्राज्य क्षेत्र तक हो गया, या कब्जे में ले लिया। ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए उसके बाद क्या आता है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद उन्होंने तराइन का युद्ध हुआ। तराइन का युद्ध देखते हैं। देखिए सब कुछ बोर्ड पे नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए मैं जो भी नोट बनाऊंगा आपके लिए, नोट जो आप बोर्ड पे लिखूं उसको आप सब लोग नोट करते हुए चलें। ध्यान दें कौन कौन सी सन इंपॉर्टेंट होती है, हिस्ट्री में मेन सन होती है, किस राजा ने किसको हराया और कब युद्ध हुआ, ये देखते हैं। तराइन का जो युद्ध हुआ था, तराइन के जो युद्ध हुए हैं कितने हुए? 2 हुए हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध ये फर्स्ट था, ये सेकेंड युद्ध था। चंदावर का युद्ध, ध्यान दीजिएगा। मोहम्मद गौरी का जो प्रथम युद्ध था, मोहम्मद गौरी
वर्सेस पृथ्वीराज चौहान 1191 ईस्वी में हुआ था। ध्यान दीजिएगा 1191 में हुआ। ये गौरी है और ये देखिए मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, मतलब मोहम्मद गौरी का जो युद्ध हुआ था 1191 इसमें पहला युद्ध, ध्यान के प्रथम युद्ध है ये हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई भारत में, ये मोहम्मद गौरी की प्रथम हार है या दूसरी, एक हुई थी मुल्तान में हार हुई थी, तो ये दूसरी हार है मोहम्मद गौरी की भारत में, या दूसरी हार है। तो मोहम्मद गौरी की हार होती है, पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, ध्यान दीजिएगा। और तराइन का द्वितीय युद्ध आप लोग नोट करते हुए चलिए, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में, गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। इसमें गौरी की हार होती है, पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, ध्यान दीजिएगा। और ये तराइन का दूसरा युद्ध, द्वितीय युद्ध, ये होता है 1192 में, 1192 ईस्वी में, 92 ईस्वी में। इसमें मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वी का होता है, फिर से पृथ्वीराज चौहान का। इसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। देखिए द्वितीय युद्ध 1192 में होता है, इसमें मोहम्मद बिन गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। चंदावर का युद्ध, ध्यान दीजिए, चंदावर का युद्ध होता है 1194 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी वर्सेस जयचंद के मध्य होता है। इसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है और जयचंद की हार होती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, तराइन ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो युद्ध है, ये तीनों युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी की हार होती है प्रथम युद्ध में, द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, मोहम्मद गौरी की विजय होती है। और जो चंदावर का युद्ध होता है इसमें गौरी की जीत होती है और जयचंद की हार हो जाती है। मोहम्मद गौरी शहाबुद्दीन के बारे में कुछ बताते हैं, थोड़ा समझते हैं। मोहम्मद गौरी जो था भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। कौन था? मोहम्मद गौरी जो था, मोहम्मद गौरी तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। देखिए इन तीनों युद्धों जीतने के बाद मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति होती थी और दूसरे तरफ अरबी में कलमा लिखा रहता था। देखिए मोहम्मद गौरी के सिक्के थे, मोहम्मद गौरी के सिक्के जो सिक्के थे, एक तरफ सिक्के में एक तरफ देवी लक्ष्मी की प्रतिमा थी, देवी लक्ष्मी की आकृति थी और दूसरी तरफ अरबी में कलमा लिखा था। ध्यान दीजिए, मोहम्मद गौरी जो सिक्के थे उस सिक्के में एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित थी और दूसरी तरफ अरबी भाषा में कलमा लिखा हुआ था। मोहम्मद गौरी जितने भी विजित प्रदेश थे, मोहम्मद गौरी जो विजित प्रदेश थे और अपने गौर साम्राज्य जाने से पहले वो अपने गुलाम मतलब मोहम्मद गौरी का एक गुलाम जो था बहुत ही ईमानदार और वफादार था, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना प्रतिनिधि बनाकर भारत में जो तराइन का युद्ध था, जहां जहां कब्जा किया उसने, उसके अधीन छोड़ के चला गया। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। मोहम्मद गौरी के मुख्य गुलाम कौन कौन से? कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी।
मुख्य गुलाम, ध्यान दीजिएगा, गुलाम कौन कौन से? एक तरफ देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, और दूसरा है कुवाचा, और तीसरा है कुवाचा एल्दोज, और तीसरा है बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी के 3 मुख्य गुलाम थे जिन्होंने जो उसके विजित प्रदेश थे उन राज्यों पर या साम्राज्य पर राज किया या कंट्रोल किया, नियंत्रित किया। पहले थे कुतुबुद्दीन ऐबक, बहुत ही वफादार थे। कुवाचा ही वफादार था। फिर यालदोज, इन तीनों गुलामों ने मोहम्मद गौरी के जो साम्राज्य जीता हुआ था, ब्रिटिश साम्राज्य था, उस पर नियंत्रण किया उस पर, और उस पर राज किया। एक बात ध्यान दीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक कुवाचा के डर के कारण कभी भी दिल्ली नहीं गया, ये लाहौर तक ही सीमित रहा। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था कुवाचा से बहुत डर रहा, ये दूसरा गुलाम था, तो ये कभी भी कभी भी ये दिल्ली नहीं गया। कुवाचा से यालदोज था। और एक बात और है, मोहम्मद गौरी ने कभी सोचा भी नहीं था, मोहम्मद गौरी ने कभी ये नहीं सोचा था, ना सपने में देखा था कि एक सहायक गुलाम था, जो गुलाम था बख्तियार खिलजी। क्या था सहायक गुलाम? जो था सहायक गुलाम बख्तियार खिलजी जो था, इसने बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, उसमें बिहार का शासक था लक्ष्मण सेन था, जो बिना युद्ध किए ही भाग गया। बख्तियार खिलजी ने ये नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया, एकदम तोड़ फोड़ दिया। तो मोहम्मद गौरी को शौक लगा कि अरे ये भी बहुत तेज निकला। देखिए मोहम्मद गौरी जो था 1100, मोहम्मद गौरी का जो जन्म हुआ था 1149 में हुआ था, ठीक है, 1149 में। और मोहम्मद गौरी की जो मृत्यु है, मृत्यु से पहले 1205 ईस्वी में ये गौड़ साम्राज्य गजनी के पास पड़ता है, वहां से भारत वापस फिर आया था जो गोखर जनजात के लोग थे उनके विद्रोह को दबाने के लिए। लेकिन ये जब वापस जा रहा था, वापस जाते समय इसकी क्या हुआ, ये नमाज पढ़ रहा था, उसी समय गोखर जनजाति द्वारा 15 मार्च 1206 में इसकी हत्या हो जाती है, इसकी हत्या कर दी जाती है। तो देखिए मोहम्मद गौरी की जो मृत्यु होती है 1206 ईस्वी में हो जाती है, ठीक है। इसके आगे हम अगली वीडियो कल दोबारा लेके आते हैं। गुलाम वंश से शुरुआत करते हैं, दिल्ली सल्तनत से शुरुआत करते हैं। धन्यवाद।